ईरान ने नर्व एजेंट एक्टिव कर दिया है। क्या हिजबुल्लाह ने युद्ध में ब्लिस्टर एजेंट भेजा? क्या हूथी के चोकिंग एजेंट तेल अवीव पहुंच गए? हमास क्या ब्लड एजेंट से जीतेगा युद्ध? ऐसे एजेंट जो एक झटके में लाशों का ढेर लगा देते हैं, मौत का वो दूसरा नाम जिसके हमले से कोई नहीं बच सकता। खाड़ी युद्ध में अचानक हर किसी की जुबान पर इनके नाम चढ़ गए हैं, वो भी इजराइल की तबाही और हार का हथियार बताकर। जिस इजराइल ने ईरान की आग उगलती मिसाइलें, हिजबुल्लाह के खूनी लड़ाके, हूथी की रॉकेट आर्मी, हमास के आत्मघाती दस्तों को धुन डाला। जिस इजराइल ने सभी दुश्मनों के घर में घुसकर मारा, मतलब जिसने सिर उठाया इजराइल ने उसे कुचल दिया। लेकिन इजराइल का पाला ऐसे दुश्मनों से है जो मार खाकर और खूंखार हो जा रहे हैं। अब तक बारूदी हथियारों से युद्ध लड़ रहे लड़ाका ग्रुप्स ने सबसे भयानक युद्ध का ट्रेलर दिखाया है। ऐसा युद्ध जिसमें बम बारूद से ज्यादा विनाश हो सकता है। ऐसा युद्ध जिसे देखकर दुनिया टहल सकती है। इजराइल में बज रहे ये सायरन उसी युद्ध का अलर्ट है। यमन के हूथी लड़ाकों की मिसाइलें तेल अवीव के आसमान में मंडरा रही हैं। इजराइल हूथी की एक मिसाइल ढेर करता है तो जवाब में 10 मिसाइलें दाग दी जाती हैं। लेकिन इजराइल की टेंशन इन मिसाइलों से ज्यादा 750 टन का जब्त हुआ बारूदी जखीरा है। यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ईरान से भेजी गई 750 टन मिसाइलों और हथियारों की बारूदी खेप जब्त की है, जिसमें क्रूज, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, वॉरहेड, ड्रोन और रडार हैं। अल शारवा जहाज से भेजी गई हथियारों की इस खेप में रासायनिक सामग्री मिली है। क्या ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप केमिकल हथियारों से इजराइल को दहलाने के लिए रेडी हैं? क्या होगा जब केमिकल युद्ध शुरू होगा? बेहद खौफनाक होते हैं केमिकल हथियार के हमले। ईरान इराक युद्ध में हल्लाफजा नरसंहार इसे कुछ हद तक बता पाया है, जब हल्लाफजा शहर पर मस्टर्ड गैस और नर्व्स एजेंट के हमले में कुछ ही सेकंड में 5000 लोग मारे गए थे। ऐसे हथियारों को जब्त किए जाने की हेडलाइन बनने के बाद इजराइल एक्शन में आ गया है। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अल शारवा जहाज से हथियार जब्त किए गए हैं। उसके चालक दल ने हूथी लड़ाकों को रासायनिक हथियार सप्लाई की बात कबूल की है। पूछताछ में यह भी पता चला कि ईरान से जिबूती के रास्ते जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एयर पंप के ट्रांसपोर्ट की आड़ में हथियारों की सप्लाई लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को लंबे वक्त से की जा रही थी। लेबनान से हूथी फाइटर्स को बार हथियारों की शिपमेंट भेजी जा चुकी है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि केमिकल हथियार मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक हैं या नहीं। लेकिन अगर ये केमिकल वेपन हैं तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतन्याहू की मुश्किलें इतनी भर नहीं हैं। अरब अलायंस इजराइल के खिलाफ गोलबंदी करके धमकी देने लगा है। पीएम नेतन्याहू ने जब से ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कही है, महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेतन्याहू के बयान ने अरब लीग में खलबली मचा दी है। जॉर्डन जैसे देश ने भी नेतन्याहू का विरोध शुरू कर दिया है। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अब अरब लीग ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल मिशन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के कट्टर विरोधी तुर्की के राष्ट्रपति हैं। एर्दोआन ने नेतन्याहू के जवाब में अपना अलग साम्राज्य बनाने का ख्वाब भी देख रखा है। एक तरफ नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ है
एर्दोआन का ऑटोमन साम्राज्य का ख्वाब। और इन दोनों इंटरनेशनल साजिशों को लेकर इस वक्त 2025 की सबसे बड़ी टक्कर होती नजर आ रही है। Suriye'nin parçalanmasına hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. नेतन्याहू ने जब पहली बार ग्रेटर इजराइल को लेकर अपने इरादे जाहिर किए तभी पूरे तुर्की में कोहराम मचा था। सबसे ज्यादा तनाव में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन आए थे। एर्दोआन लगातार वही वीडियो देख रहे जिसमें हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचे जिसको कहा जाता है जबल अल शेख यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बता चुके हैं अब अपना सीरिया पर कब्जे वाला उनका प्लान क्या है। אני פה בשיח חרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. एर्दोआन की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उनकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर भी शामिल हैं जिन पर एर्दोआन की नजरें गड़ी हुई है। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोआन के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। क्या एर्दोआन का ये रवैया फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक ईरान और सीरिया के बीच युद्ध करा सकता है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? ये सवाल बार बार अब उठने लगे हैं। तुर्की की नीयत साफ नहीं है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। एर्दोआन अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में ये कह चुके हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर अलग तरीके से सीमांकन होता तो अलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का तुर्की में होते। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा देखिए। पूरा लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक का बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि पश्चिमी और पूर्वी सऊदी अरब तक ऑटोमन एम्पायर तक फैला हुआ था। इसीलिए मैप देखकर एर्दोआन की कसक रह रहकर बाहर आती है, जबकि ये नक्शा देखकर सऊदी अरब भी चौकन्ना हो गया है। Bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyin. बशर अल असद की सरकार गिराए जाने के बाद सीरिया में तुर्की को दबदबा बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया था, लेकिन सीरिया में तुर्की का दायरा बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ, क्योंकि सीरिया में सबसे ऊंचे शेख के पहाड़ पर भी नेतन्याहू के कदम पड़ गए। नेतन्याहू का ये वीडियो देखकर ईरान भी बहुत ज्यादा तनाव में आया, क्योंकि लेबनान तक उसकी पहुंच अब पूरी तरह कट चुकी है। طبیعی است که کشورهای منطقه در این روند باید کمککار باشند بدون هر گونه مداخله مخرب یا هر گونه فشار و تهدید نسبت به جریانهای فعال در سیاست سوریه. इसमें कोई शक नहीं कि शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू ने एर्दोआन के प्लान की हवा निकाल दी थी। तब से तुर्की तो नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के विरोध में मुखर नहीं हो पा रहा, लेकिन अब की बार अरब लीग मोर्चा संभाल रही है। जाहिर है इजराइल को अरब देशों से टकराना पड़ा तो महायुद्ध छिड़ेगा, जिसमें महाशक्तियां भी अपनी अपनी ताकत आजमाएंगी।